माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की हालत एक दशक पहले बहुत खराब थी, लेकिन इस सरकार के आने के बाद एक नहीं अनेकों उपाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए हैं, जिसके कारण किसानों की हालत लगातार सुधर रही है। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन का उचित मूल्य देना, प्राकृतिक आपदा में भरपाई करना, जिसका सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि का विविधीकरण, प्राकृतिक खेती का मिशन, ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं। और मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 32,475 करोड़ रुपए का प्रीमियम किसानों से एकत्रित किया गया और उसके बदले में 19 करोड़ 59 लाख किसान आवेदनों को 1,72,318 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया, जो किसानों से एकत्रित किए गए प्रीमियम से 5 गुना अधिक है। उन्हें पूछा है तो इतनी योजनाएं माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसलिए कि छोटे किसान को दिक्कत ना हो कृषि आदानों को देने में, किसान क्रेडिट की राशि अभी तो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दी गई, ताकि प्राइवेट किसी हमारे व्यापारी से जाके उनको पैसा ना लेना पड़े। उर्वरक सब्सिडी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, 1,95,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर की सब्सिडी किसानों को देने का काम इस सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विवरण मैंने अभी यह माननीय अध्यक्ष महोदय दिया है। सूक्ष्म सिंचाई योजना है, नए उन्नत बीज हम आईसीआर के माध्यम से तैयार करके किसानों को देने का प्रयास कर रहे हैं। कृषि का मैकेनाइजेशन है, जब नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई का प्रावधान है। कृषि का विविधीकरण है, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, मसालों की खेती, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, इतने काम किए हैं कि आज किसान की हालत लगातार ठीक होती चली जा रही है। और मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की हालत ठीक करने में यह सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। फसल बीमा योजना पहले भी थी, लेकिन वो डिफेक्टिव थी, उसमें कई परिवर्तन किए गए। जैसे पहले प्रावधान था, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में क्या 100% क्षति होगी तब राज्य और केंद्र सरकार दावे की भुगतान की राशि का वहन करेंगे, और उसमें अनावश्यक देरी होती थी, कभी राज्य का पैसा नहीं आया, कभी केंद्र का पैसा नहीं आया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संपूर्ण जोखिम बीमा कंपनी को वहन करना होता है। मैं माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहूंगा, फसल बीमा योजना की इकाई पहले तहसील हुआ करती थी, गांव नहीं होता था, पंचायत नहीं होती थी। और तहसील की इकाई होने का मतलब यह है कि अगर एक गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाए तो राहत नहीं मिलेगी, 10 गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाए तो राहत नहीं मिलेगी। जब पूरी तहसील के किसानों की फसल बर्बाद होगी तब राहत मिलेगी। मतलब एक गांव 10 गांव के किसानों की फसल खराब हो तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि सबकी खराब हो जाए तो हमें राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह फैसला किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा की इकाई ग्राम पंचायत को बना दिया गया, गांव को बना दिया गया, ताकि गांव में नुकसान हो तो दावा मिल जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ऋणी किसान आवश्यक रूप से फसल बीमा योजना उनको करवाना पड़ता था, आवश्यक थी उनके लिए। अब ये ऋणी हो चाहे गैर ऋणी हो, उनको स्वैच्छिक कर दी गई है, उनकी मर्जी, वो कराए चाहे ना कराए। और स्थानीय आपदा पहले सम्मिलित नहीं थी, अब स्थानीय आपदा को भी सम्मिलित करने का इसमें प्रावधान माननीय अध्यक्ष महोदय किया गया है। और इससे बढ़ के एक बात यह तय की है कि पहले हम कहते थे केंद्र सरकार के राज्य सरकार अपना हिस्सा देगी तब केंद्र पैसा जारी करेगी, अनावश्यक देरी होती थी। अब हमने तय किया है
कि राज्य का पैसा देर से भी आए तो केंद्र सरकार का पैसा तुरंत किसान के खाते में डाल दिया जाएगा ताकि तत्काल उसको राशि मिल जाए। और एक प्रावधान और माननीय सदस्य महोदय, मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर बीमा कंपनी अनावश्यक भुगतान में देर करेगी तो 12% ब्याज किसान को उसको देना पड़ेगा। अनेकों ऐसे उपाय किए गए माननीय अध्यक्ष। जब नेता विजनरी होता है तो फिर पूरी व्यवस्थाएं बदलती है। प्रधानमंत्री जी ने सूखाग्रस्त या जल संकट जिन जिलों में था, जिन गांव में था, उस दर्द को पहचाना और उस दर्द को पहचान कर अनेकों उपाय किए। एक खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, अनेकों जल संरचनाएं बनाने के अभियान चले। पिछले दिनों अमृत सरोवर 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए ताकि भूजल का स्तर ऊपर उठे। और माननीय अध्यक्ष महोदय, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर एक पानी की बूंद का ठीक ढंग से उपयोग हो, इसके लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना बनाई गई। और उसके कारण मुझे बताते हुए प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत ये दो अभी लगभग 96,97,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। और इसके कारण 70% पानी कम से कम बचता है माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ड्रिप और स्प्रिंकलर से जब हम सिंचाई करते हैं तो नहरों की सिंचाई में या नालियां बना के जो पानी देते हैं उसमें पानी का अपव्यय बहुत होता है। ये पानी बचता है तो कम पानी में ज्यादा सिंचाई होती है। जैसा माननीय सदस्य महोदय कह रहे थे कि नदी जोड़ो रिवर लिंकिंग जैसी योजनाएं वो बनाई जा रही है। और इस योजना के अंतर्गत जो हमारे छोटे किसान हैं, सीमांत किसान और छोटे किसान, उनको 55% सब्सिडी दी जाती है कुल लागत की, और अन्य किसानों को 45% सब्सिडी दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना से छोटे लघु और सीमांत किसानों को भी काफी लाभ हो रहा है और पानी भी बचाया जा रहा है। माननीय सदस्य महोदय को मैं ये जानकारी दूंगा कि उनके क्षेत्र में कितने किसानों को इस योजना का लाभ दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान किसान हैं, चाहे वो केरल का हो, चाहे वो कर्नाटक का हो, हम सब भारत मां के लाल हैं। भेदभाव का कोई सवाल नहीं है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो हर एक राज्य को एसडीआरएफ के तहत केंद्र सरकार राशि आवंटित करती है। प्लानिंग कमीशन अनुशंसा करता है उसके अनुसार, और उसमें 75% हिस्सा केंद्र का होता है, 25% जो राशि होती है वो राज्य की होती है। और जब ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस राशि का राज्य उपयोग करते हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो फिर केंद्र सरकार भी विशेष टीम भेजती है। पिछले दिनों माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आंध्र में, तेलंगाना में दिक्कत हुई थी, अत्यंत वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी, केंद्रीय टीम गई थी। मैं स्वयं भी गया था माननीय अध्यक्ष महोदय। वहां हमने स्थिति का आकलन किया था, केंद्रीय टीम ने उसकी रिपोर्ट भी सबमिट की थी, और उसके आधार पर फिर एनडीआरएफ के तहत और राशि राज्य सरकारों को निर्गत की जाती है कि केरल को भी एनडीआरएफ के तहत विशेष रूप से 138 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कि बिना किसी भेदभाव के कहीं अगर संकट आएगा तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ खड़ी रहेगी, चाहे वो केरल हो, अन्य राज्य हो। उन्होंने भी मसालों की बात पूछी, मैं उनको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों रेड चिली के दाम कम हो गए थे माननीय अध्यक्ष महोदय। मिर्ची भी मसालों में आती है। आंध्र के मुख्यमंत्री आए, हमने तुरंत फैसला किया कि रेड चिली 11,000 रुपया प्रति क्विंटल के माध्यम से खरीदी जाएगी, और हमने यहां से आदेश जारी किए। आपने अलग अलग किसानों को पूछा, मैं सुपारी उत्पादक किसानों के बीच कर्नाटक गया, कर्नाटक के मित्र यहां बैठे होंगे, वहां एक भयानक बीमारी के कारण वो पेड़ नष्ट हो गए थे। हमने एक स्पेशल पैकेज उसके लिए स्वीकृत करने का काम किया,
माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां भी प्राकृतिक आपदा से किसानों पर संकट आएगा, वो देश के किसी राज्य के किसानों, किसी गांव के किसानों, उनके साथ भारत सरकार सदैव खड़ी रहेगी। कोई भेदभाव नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 2। माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले बताया कि टेनेंट किसान या पट्टे पर जमीन लेकर काम करने वाले, खेती करने वाले किसान महत्वपूर्ण है, उनको कई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। राज्य सरकारों ने अपने अपने यहाँ अलग अलग नीतियां बनाई हैं और राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार केंद्र आवश्यकता पड़ने पर उनको सहायता करेगा। उन्होंने बहुत वाजिब सवाल पूछा, हम जरूर इस पर विचार करेंगे कि सभी शासकीय योजनाओं का लाभ केंद्र सरकार की टेनेंट किसानों को कैसे दिया जाए। राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, बातचीत करके हम इस दिशा में सार्थक कदम उठाने का प्रयत्न करेंगे। एक जमाना था माननीय अध्यक्ष महोदय, तब किसानों तक अलग अलग योजनाओं का लाभ पहुंचाने में बहुत दिक्कत और परेशानी होती थी, क्योंकि हमारे पास विश्वसनीय डेटा होते नहीं थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक डिजिटल कृषि क्रांति भारत में हुई है और डिजिटल कृषि मिशन माननीय अध्यक्ष महोदय बनाया गया है। और इस डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आंध्र की सरकार ने भी बहुत बेहतर काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो किसान हैं, उन किसानों को सेवाओं का लाभ ठीक ढंग से मिले, इसके लिए किसानों को की एक डिजिटल पहचान स्थापित की जा रही है। इसे किसान लाभ और सेवाओं तक पहुंचने के लिए स्वयं को डिजिटल रूप से पहचान प्रमाणित करने में सक्षम होगा और किसान बिना किसी परेशानी के सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्हें अपना पूरा विवरण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी। हमारे देश में कई किसान ऐसे हैं जो स्वयं खेती नहीं करते, पट्टों पर अपनी जमीन जो कृषि श्रमिक हैं या खेती करने वाले दूसरे साथी उनको दे देते हैं। और ये बात सच है कि ऐसे किसानों को कई बार शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। उनको खाद की जरूरत है, उनको बीज की जरूरत है, प्राकृतिक आपदा में नुकसान की भरपाई होना है, तो उनको इन चीजों का लाभ, योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, मैं विद्वान सदस्य को बताना चाहूंगा कि किसान रजिस्ट्री शुरू में तो भूमि मालिक किसानों के लिए शुरू की गई थी, उनको शामिल किया गया, लेकिन राज्यों को हमने आग्रह किया कि चरणबद्ध तरीके से इसमें बटाईदारों को, काश्तकारों को और मजदूरों को किसान रजिस्ट्री में वो शामिल करें, जिसका प्रावधान पहले से ही एग्री स्टैक में किया गया है। एक बार जब इन सभी किसानों के लिए किसान आईडी सक्रिय हो जाएगी तो विभिन्न लाभार्थी योजनाओं और सेवाओं के लिए उनकी पात्रता डिजिटल रूप से सक्षम हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार इसके लिए अपनी नीति बना सकती है कि वो बटाईदार और टेनेंट किसानों को भी शामिल करने का काम करेंगे और केंद्र सरकार इसके लिए राज्य सरकारों को पूरा समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम राज्य सरकारों की पूरी मदद करेंगे। पहले फसल ऋण प्राप्त करने में माननीय अध्यक्ष महोदय और कागजी कार्रवाई और बाकी प्रक्रियाओं में बहुत समय लग जाता था, लेकिन किसान रजिस्ट्री बनने के बाद आधा घंटे के अंदर किसान फसल ऋण प्राप्त कर सकते हैं। किसान को अगर अपनी फसल बेचना है तो बिना किसी कागजी कार्रवाई के फार्मर आईडी बनाकर अपनी बोई गई फसल का ब्यौरा साझा कर सकते हैं, जिससे आसानी से मूल्यांकन करके उनकी फसल खरीदी जा सकती है। किसान फसल के खरीदारों से डिजिटल रूप से जुड़ सकेंगे और कम समय में अपना सौदा तय कर सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपदा की राहत भी किसानों को जल्दी मिल सकेगी, ऋण स्वीकृति जल्दी होगी। पहले ये सारे काम मैनुअल किए जाते थे राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा और कई बार पता ही नहीं चलता था पन्नालाल की जमीन कब धन्नालाल के नाम हो गई, या बैंकों से ऋण लेने के लिए लंबे चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का विजनरी दृष्टिकोण है, जिसके कारण
अब ये किसान आईडी बनेगी और लगातार आंध्र प्रदेश में किसान आईडी बनाने के क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष महोदय काम चल रहा है। जो दूर दराज के किसान हैं, छोटे किसान हैं, जिनके पास सुविधा नहीं है, वो एफपीओज के माध्यम से, कृषि सखी के माध्यम से भी इन योजनाओं का फार्मर आईडी बनाने के लिए योगदान ले सकते हैं। और आंध्र प्रदेश की सरकार को मैं बधाई देना चाहूंगा कि फार्मर आईडी बनाने में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बचे हुए शेष किसानों को भी शीघ्र फार्मर आईडी उनकी बना दी जाएगी, इससे जोड़ दिया जाएगा। महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूं कि आजीविका मिशन ने बहनों की जिंदगी बदल दी है। और जैसा माननीय सदस्य पूछ रहे, उड़ीसा में NRLM की लाभार्थी महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 5.8 लाख स्व सहायता समूह में 59,30,000 ग्रामीण बहनों को संगठित किया गया है। उड़ीसा में एसएचजी महिलाओं को, बहनों को कुल 51,547 करोड़ रुपए का क्रेडिट समर्थन प्रदान किया गया है, जिसमें 47,574 करोड़ रुपए का एसएचजी बैंक ऋण शामिल है। और मैं बहनों को बधाई देते हुए कहना चाहूंगा, रीपेमेंट रेट भी बहुत अच्छा है, एनपीए केवल 1.28% है। उड़ीसा ने बहुत सार्थक ढंग से इस योजना को क्रियान्वित किया है और आजीविका मिशन के कारण आज बहनों की जिंदगी पूरे देश में बदल रही है। 1.25 करोड़ से ज्यादा तो लखपति दीदियां बन चुकी है, जो जल्दी 3 करोड़ हो जाएंगी।